में शामिल होने के लिए ऐसा ही खबरें कि बातचीत कर रही है बीजेपी के साथ। और यूं तो सबसे पहले अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ ही तस्वीर शेयर की थी सोशल मीडिया पर और कहा था कि हमारा करार इनसे हो गया है, मिलकर पीडीए को आगे बढ़ाएंगे। 7 सीटों पर समझौता सपा और आरएलडी के बीच हुआ है। लेकिन उसके बाद से सुगबुगाहट तेज होती गई कि जयंत चौधरी खुश नहीं है जो सीटें जो हैं उनको दी रही है समाजवादी पार्टी, और वो भाजपा के साथ बातचीत कर रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से खबरें ये हैं कि उन्होंने जयंत चौधरी से ये कहा कि इन 7 में से कुछ सीटों के ऊपर प्रत्याशी हमारा होगा, सिंबल जो है आपका होगा, लेकिन लड़ाएंगे हम अपने आदमी को। जयंत चौधरी इससे खुश नहीं है। और एक दो कौन सी सीटें होंगी जिस पर वो जयंत चौधरी लड़ेंगे या सपा लड़ेगी, इसको लेकर के बात बन नहीं पा रही है। बीजेपी ने 7 से कम सीटें ऑफर की हैं जयंत चौधरी को, ये पता चल रहा है, लेकिन उस पर भी जयंत चौधरी राजी हो सकते हैं। इसके अलावा 1-2 शर्तें वो और रख सकते हैं माना जा रहा है। अपने पिता के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी के लिए भारत रत्न की मांग वो कर सकते हैं। वो केंद्र में एक मंत्रालय की मांग भी कर सकते हैं, ऐसी बात हम सुन रहे हैं। लेकिन इस बात का बड़ा माहौल बना हुआ है कि जयंत चौधरी भी पाला बदल के अब एनडीए में आ सकते हैं। इसको लेकर ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उनसे हमारे सहयोगी ने बात की है, वो बातचीत आप देखिए जरा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से 2 सीनियर नाम शिवपाल यादव और डिंपल यादव, उनका क्या कहना है जयंत चौधरी के बारे में, देखते हैं। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, जो आरएलडी और बीजेपी को लेकर के गठबंधन की चर्चा चल रही है, उस पर थोड़ा चीजें अभी जैसे ही कुछ स्पष्टता होगी हम बताएंगे आपको। वर्तमान परिस्थिति में माननीय मोदी जी के रूप में कश्मीरी व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी को मिला है, देश को मिला है, और जन जन की आकांक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर विजयश्री प्रचंड बहुमत से हासिल करेंगे। आरएलडी कोशिश करेगी तो आप लोग स्वागत करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी लोगों का समूह का स्वागत करती है जो भारत माता के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित कर रहे हैं। हम जानते हैं जयंत जी को, वो सेकुलर लोग हैं, वो इंडिया गठबंधन से मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। मेरा मानना है कि किसानों का साथ दिया है और किसानों की आवाज़ बहुत मजबूत करी है पार्लियामेंट में, संसद के अंदर भी और बाहर भी। और जिस तरह भाजपा सरकार लगातार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, इस बार आपने बजट में भी देखा कि कोई भी एमएसपी का जिक्र नहीं है, और किस तरह हमारी रेसलर जो बहनें थी उनका अपमान हुआ है भाजपा सरकार द्वारा। तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। पहले कहा था और फिर कहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ और दर्शनार्थी बनकर के जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। सर, आप न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने पत्र लिख करके जवाब दिया है, धन्यवाद भी दिया है, और रायबरेली में, क्योंकि लखनऊ के सबसे करीब रायबरेली है, तो वहां पर यात्रा में शामिल रहूंगा। तो मंच भी साझा करेंगे सर? मैंने आपसे कहा कि जो पत्र है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप। बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव का अभी ये स्टेटमेंट आया तो हमने आपको वही सुनवा दिया। अखिलेश यादव साफ कह रहे हैं कि जयंत चौधरी बड़े सुलझे और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। उनकी बातों में, उनके लहजे में आपको उम्मीद ज्यादा दिखाई दी या भरोसा जयंत चौधरी को लेकर? मुझे तो लगता है कि डर और आशंका, क्योंकि बार बार वो जिस तरह से कह रहे हैं ना, जब कोई किसी के लिए कहता है ना कि भाई साहब आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, तो उसको समझ में आता है कि ये उससे दूसरी तरफ जा रहा है। आप सामान्य भी बहस में देखिए, जब आप किसी से बहस में नहीं जीत पाते हैं या किसी को लगता है कि दूसरा वाला कुछ अच्छा तर्क दे रहा है, तो आप उसको समझाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ एक बात बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, वो कह रहे हैं किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे, यानी
जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको कहा जाता है, जो जाट, जो किसान, जो कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है राष्ट्रीय लोकदल की। और यहाँ एक बात बहुत अच्छे से समझिए, कल भी मैंने कहा था, फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 72+8 के फॉर्मूले पर है। 4 सीटें 2 और 2 अपना दल और राजभर जी को देनी है, 4 सीटें उसके पास बची हुई हैं, लेकिन 4 की चारों और राष्ट्रीय लोकदल को दे ही देगी ये भी अभी तय नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि हम अपनी जीती हुई सीटें मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर क्यों दे देंगे। हम उन सीटों को देंगे जहां चुनावी लड़ाई में जयंत चौधरी के आने से भी कुछ मिले। और जयंत चौधरी को भी पता है कि विनिंग शॉट तो इधर ही लगने वाला है, श्योर शॉट जिसको कहते हैं, पक्का वाला मामला तो इधर ही है। और सबसे बड़ी बात, उनका अपना जो जाट मतदाता समूह है उसने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया है। उसको कमल 2013 के बाद अच्छा लगने लगा है। जब 22 में वो कुछ नहीं हो पाया तो 24 में कुछ होगा, ये मुझे कतई नहीं लगता है। इस वजह से भी जयंत चौधरी पर ज्यादा दबाव है। जयंत चौधरी दबाव में है अपने समर्थकों के कि आप जाइए एनडीए में। निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। और एनडीए को फायदा ही होगा उनके आने से। एनडीए को निश्चित तौर पर फायदा होगा। और अगर ये वाला गणित पूरा बन गया तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि 80 की 80 सीटों का अगर रिकॉर्ड बने, यानी जो कभी इधर हाल के वर्षों में तो सुनाई भी नहीं दिया, कभी जो नहीं हो पाता था, वो भी होता हुआ 2024 में दिख सकता है। बड़ी बात कह रहे हैं समीर जी। निश्चित रूप से मुझे लगता है जयंत चौधरी के आने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होगा। उसके 2 कारण हैं। एक तो देखिए, अगर आप विधानसभा सीटों को अगर देखोगे तो पश्चिम यूपी से 71 विधानसभा सीटें आती है। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीटें जीती थी, अखिलेश यादव ने 22 और जयंत चौधरी ने 8 सीटें जीती थी। अगर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में आ जाते हैं तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के अंदर ही नहीं, आने वाले विधानसभाओं में चुनाव में, जब विधानसभा यूपी चुनाव के होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी को बहुत उसका फायदा मिलेगा। और जो 8 विधायक जयंत चौधरी के जीत कर आए हुए, वो भी जयंत चौधरी के ऊपर इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप एनडीए के साथ आ जाओ, भविष्य में अगर फिर चुनाव जीतना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी की जरूरत पड़ेगी। और वो भी चाहते हैं कि हम 8 विधायक हैं तो हम में से कोई एक प्रदेश की राजनीति में मंत्री बने, प्रदेश सरकार में अगर हम जाएंगे तो प्रदेश हमारे क्षेत्र में हमें काम होगा। और जयंत चौधरी भी इस बात को जानते हैं कि अगर वो एनडीए में जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ेंगे, तभी वो अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो विकास करना चाहते वह कर पाएंगे और खुद चुनाव जीत पाएंगे। पिछली बार उनको 3 सीटें मिली थी, तीनों पर जयंत चौधरी की पार्टी हार गई थी। वो खुद हारे थे, अजीत सिंह हारे थे और एक और उम्मीदवार हार गए थे। तो मुझे लग रहा है कि जयंत चौधरी जाना तय है। उनको जो प्रस्ताव दिया गया उसमें ये प्रस्ताव भी है कि शायद उन्हें लोकसभा की सीटें 1 या 2 देंगे और एक राज्यसभा की सीट दी जा सकती है। इस बात की प्रस्ताव चल रहा है। उनके पिता तो जब तक थे वो तो सरकार में रहे, बिल्कुल अजीत सिंह रहे। तो बातचीत चल रही है। मुझे लग रहा है 4 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी जयंत चौधरी को, 2 सीटें दे सकती है और विधानसभा चुनाव में और प्रदेश कैबिनेट में उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। अब किस प्रस्ताव पे बात होती है और क्या निकल के आता है ये देखना होगा। लेकिन ये तय है कि जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन में जाना लगभग तय हो चुका है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की बात अब सुन रहे हैं तो चर्चाएं, इसमें भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस सरकार को। नहीं, और देखिए इस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है कि आपने आज कहा तो चलो हम ये करेंगे। ये नरेंद्र मोदी कभी नहीं करते। वो अपना समय लेते हैं। अगर उनको लगेगा, और चौधरी चरण सिंह जी को ये इस देश के जाने कितने ऐसे राष्ट्र नायक हैं जिनको भारत रत्न दिया जा सकता है, बड़े नेता थे वो, किसानों के सचमुच बहुत बड़े। और मैं फिर से कह दूं, चौधरी चरण सिंह कोई जाट नेता नहीं थे, वो किसानों के नेता थे, बड़े नेता थे। यही वजह थी कि मुलायम सिंह यादव ने कभी चरण सिंह जी की राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया, हमेशा उनके खिलाफ राजनीति करते रहे। और इसीलिए लंबे समय तक अजीत सिंह और मुलायम सिंह यादव के रिश्ते, फिर अजीत सिंह और अखिलेश यादव के रिश्ते, वो बहुत तल्ख रहे। बाद में जब लगा कि नहीं अब तो कोई रास्ता नहीं, तो चलो हम इधर चलते हैं, तो एक मजबूरी का गठजोड़ बना। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई दबाव बनाकर जयंत चौधरी आ पाएंगे, लेकिन इसमें कोई मुश्किल भाजपा को नहीं दिखती। नहीं, ऐसा अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ना, डील स्वीटनर। हाँ बिल्कुल, मिठास आ जाती है, बिल्कुल वो हो जाएगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अजीत जयंत चौधरी को लेकर के ऐसी चर्चा पहली बार नहीं है। पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि बार बार ये बात होती है कि क्या जयंत चौधरी एनडीए में आएंगे। मुझे याद है जब शायद मुंबई की बैठक होने वाली थी या बेंगलोर वाली, बिल्कुल अच्छे से याद नहीं है, तब भी चर्चा थी कि शायद जयंत चौधरी नहीं जाए, लेकिन ऐन वक्त पे पहुंच गए थे वो। देखिए, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 14 सीटों जो लोकसभा की हैं उसमें 7 सीटें बीजेपी के पास नहीं हैं, 7 सीटें बीजेपी ने हारी हैं। अब ऐसे में बीजेपी, अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री ने जब अपना चुनावी जो घोषणा है वो भी शुरू की थी, पहली रैली उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की थी और उन्होंने कहा था कि हम इस जगह जो है वो पूरा जोर लगाएंगे और ताकि हम जो है इस सीटों पे जीत के आ सकें। वहाँ पर बेसिकली जो कम्बिनेशन बनता है वो बनता है जाट और मुस्लिम कम्बिनेशन, जो कि बहुत ही पुख्ता कम्बिनेशन है, जिसके कारण जीत के आते हैं। अब सपा ने जो 7 सीटें जो जयंत चौधरी को ऑफर की थी उसमें था बागपत, कैराना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, हाथरस और मथुरा। ये सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर की गई थी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कैराना में समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि हम
आपके सिंबल पर अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। और यहाँ से प्रॉब्लम जो है ये शुरू हुई है। उसके बाद बीजेपी ने, देखिए मैं एक और बात साफ हो गया, बताऊं, जैन को ये जीत भी गए तो मेरे आदमी रहेंगे नहीं, मेरे आदमी नहीं रहेंगे। अब दिक्कत ये है कि देखिए, अब आप बीजेपी की स्ट्रेटेजी देखिए, जब बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स जो सारे फाइनल कर रहे थे कौन कहाँ से खड़ा करेंगे, तो भी प्रधानमंत्री के ऊपर 6 सीटें छोड़ी गई थी। 74 सीटें जो है वो डिसाइड कर ली गई थी कि किसको हमें कैंडिडेट खड़ा करना है, किस पार्टी को, किस सहयोगी को क्या देना है, लेकिन 6 सीटें छोड़ी गई थी। शायद ये सुगबुगाहट उनके पास भी थी कि ऐसा किया जा सकता है कि हम आरएलडी को अपने साथ मिलाकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गणित है उसे भी साथ लें। आपको ऐसा लग रहा है कि माहौल देखते मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन है। ये बड़ी बात होगी। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट हुई है। घड़ी जो सिंबल था और पार्टी एनसीपी जो नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सिंबल और नाम दोनों चला गया है शरद पवार के हाथ से। चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया है। 6 महीने लंबी इस पर सुनवाई चली, दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए गए। उसके उन दावों का आधार बताया गया कि हमारे साथ कितने कौन कौन लोग हैं, ज़मीनी स्तर पर कितने लोग हमारे साथ हैं, और चुनाव आयोग ने फैसला दे दिया। उसके पास पहले भी एक नज़ीर थी, जिस तरीके से शिवसेना के मामले का निपटारा हुआ था, एक नाथ शिंदे गुट का और उद्धव गुट का, उससे भी उनको कुछ सहायता मिली होगी, और ये फैसला पक्ष में अजीत पवार के कर दिया गया है। अब इसके बाद मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर समीर जी बता रहे थे कि शरद पवार के ऊपर बड़ा दबाव है कि परिवार की तरफ से खास तौर पर कि अब इस झगड़े को आप खत्म कीजिए अजीत पवार के साथ, और आप भी साथ चले जाइए अजीत पवार के। और अजीत पवार तो ऐसे प्रयास कर ही रहे लगातार। बिल्कुल, निश्चित रूप से लगातार परिवार के अंदर इस बात की चर्चा हो रही थी कि इस लड़ाई को जो कोर्ट के अंदर चल रही है और पार्टी में वर्चस्व को लेकर चल रही है, इसे विराम दिया जाए। और अब जब यह फैसला आ चुका है तो परिवार में ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार की तरफ से भी प्रस्ताव दिया गया है शरद पवार की तरफ से कि अब आप विश्राम कीजिए, अब आपको बहुत ज्यादा ताजा खबर दे रहे हैं आप। बिल्कुल ताजा खबर, एक प्रस्ताव पवार ने बिल्कुल ये प्रस्ताव गया है कि सुप्रिया सुले की राजनीति का सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा, 12 मई से उन्हें चुनाव लड़वाया जाएगा, उस पार्ट हम उसके लिए तैयार है। अगर ऐसा लगता है आपको तो आपको भी अगर राज्यसभा अगर फिर से जाना है तो पार्टी राज्यसभा भेजने के लिए आपके लिए तैयार है। अब आप अगली अलग पार्टी बनाकर परिवार की लड़ाई को सड़कों पर मत लेके जाइए और राजनीतिक रूप से आप रिटायर हो जाइए। यह प्रस्ताव दिया गया शरद पवार को। अब ये देखना होगा कि इसमें शरद पवार कितने सहमत होते हैं। दो शरद पवार के सामने बड़ी सबसे चुनौती आ रही है, एक तो बेटी सुप्रिया सुले इस पर तैयार नहीं हो रही है, और दूसरे जितेन आवाड़ जो शरद पवार के साथ आने में राजी नहीं है। बिल्कुल, जितेन आवाड़ और सुप्रिया सुले शरद पवार पर प्रेशर बना के रखे हुए हैं कि आपको अजित पवार के साथ नहीं जाना है, उसने धोखा दिया है, आपको अपनी लड़ाई लड़नी है विधानसभा चुनाव तक। शरद पवार पर परिवार के जो सदस्य वो कह रहे हैं कि अब इस लड़ाई को खत्म कीजिए, समझौता कीजिए और परिवार एक हो जाइए। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में तैयार हो जाएंगे तो शरद जी मान जाएंगे। बिल्कुल, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में कोई एक अच्छी खबर महाराष्ट्र की राजनीति आ सकती है कि परिवार के बीच समझौता हो गया है और शरद पवार वापिस एनसीपी के साथ जुड़ रहे हैं। एनडीए के लिए अच्छी खबर, एनडीए के लिए भी अच्छी होगी, मुझे एनडीए के लिए ज़्यादा अच्छी खबर होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक अच्छी खबर होगी कि परिवार वापस एकत्रित हो रहा है। मुझे लग रहा है इसकी बातचीत का दौर शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में कोई ऐसी खबर आ सकती है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि अब ये मुमकिन है? ये प्रयास तो बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। देखिए, शरद पवार को अब समझ में आ गया कि जिस हिसाब से केंद्र में प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जिस हिसाब से बहुत मजबूत हो चुकी है, और अजित पवार पूरी पार्टी विधायक का बड़ा दर ले चुका है। शरद पवार जिनके दम पर राजनीति करते थे वो सारे लोग अजित पवार के साथ चले गए। शरद पवार को ये बात पता है कि आज उम्र के इस दौर में वो नई पार्टी नहीं खड़ी कर सकते, और जिस तरीके से उन्हें महाराष्ट्र के अंदर दौरा करना पड़ेगा, उनका शारीरिक स्वास्थ्य इसके लिए उन्हें सहमति नहीं देता है। तो वो इस बात को जानते हैं कि अब उनका पूरे राजनीतिक जीवन जो चाहते हैं वो अपनी बेटी को राजनीति से सेट करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जब शरद पवार को भी ये प्रस्ताव आ गया है कि सुप्रिया सुले को एडजस्ट किया जाएगा और उसको सम्मान रखा जाएगा पूरा राजनीति के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि शरद पवार इस बात पर विचार करेंगे और हो सकता है कि परिवार के अंदर कोई समझौता हो जाए। अब समझौता का प्रस्ताव किस तरीके से तैयार होगा ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। तो बिहार के बाद बड़ा झटका जो है, अभी हम यूपी की चर्चा कर रहे थे, अब क्या महाराष्ट्र में लगने जा रहा है? नहीं, इस पे तो मुझे कल हम लोगों ने कहानी कुर्सी की में वो देखा था ना, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, बड़े बढ़िया बात बोलते हैं। वैसे महाराष्ट्र में रामदास अठावले जी भी हैं, तो उन्होंने कहा था कि शरद पवार मर्ज कर लें पार्टी या अपनी नई बना लें, हम उन्हें रोकेंगे नहीं। तो बड़े सहज भाव में उन्होंने कहा ये। अब लेकिन जो कल ओम प्रकाश राजभर ने कहा उसको थोड़ा गंभीरता से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सट कर नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे, कुछ हट कर नरेंद्र मोदी को 2024 में। सबसे पहले गौतम अडानी के मुद्दे जो राहुल गांधी ने उठाए, उसकी हवा किसने निकाली? बाकायदा एक फोटो जारी हो जाता है कि गौतम अडानी और शरद पवार एक साथ बैठे हुए हैं, कुछ किसी टैबलेट पर या किसी चीज पर कुछ देख रहे हैं, बंगले की बालकनी में। बंगले की बालकनी में बड़ा शानदार दृश्य था वो।
उसके बाद क्या हुआ, गौतम अडानी के यहाँ किसी कार्यक्रम में भी वो पहुंच जाते हैं शरद पवार। फिर क्या करते हैं, वो बाकायदा एक इंटरव्यू दे देते हैं और कहते हैं कि अरे नहीं, इसमें कौन सी बात है भाई, कौन सी जेपीसी से इससे पहले कुछ मिला था। अब बताइए, इतना वरिष्ठ नेता अगर इस तरह से हवा निकाल रहा है तो कुछ तो है। अब पता नहीं ये सट के हट के वाला जो ओम प्रकाश राजभर ने बोला है उसमें महाराष्ट्र की राजनीति फिट होती है या सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति फिट होती है, लेकिन इतना जरूर है कि शरद पवार आज जो कर रहे हैं उससे कोई गठजोड़ को लाभ हो, कोई नई पार्टी बन जाए, कोई उनको मजबूती मिल जाए, ऐसा होता हुआ तो नहीं। कई बार क्या होता है, आप किसी बड़े बुजुर्ग को आप किसी कार्यक्रम में बुलाते हैं, उनकी आना नहीं चाह रहे होते, वो कहते हैं हम आएंगे नहीं, हमारा यहीं से आशीर्वाद है। नहीं, वो लक्षण विकल्प भी नहीं बचा। आप शरद पवार के पास लक्षण वही है जो आप कह रहे हैं ना कि आशीर्वाद लगता है कि अजित पवार के साथ ही, अजित पवार के साथ ही है। देखिए, अब ये जो मामले हैं, देखिए ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि शिवसेना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इसको सुनेगा। और दूसरा, अब ये जो है ये शरद पवार का जो गुट है एनसीपी में, वो भी ये कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको समय दिया है 15 फरवरी तक, 14-15 फरवरी तक, कि वो डिसाइड करें कि जो टूट के गए थे जो विधायक, उनके बारे में क्या वो फैसला करते हैं। तो मुझे लगता है, लेकिन इससे पहले, क्योंकि ये फैसला होने में जितना समय लगेगा उससे पहले मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव आ जाएंगे। जैसे आपने आरएलडी के लिए कहा कि जयंत चौधरी इधर आए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, शरद पवार भी मान जाएं, सुप्रिया सुले भी मान मुझे जाएं, नहीं लगता कि शरद पवार जिन्होंने अपनी पार्टी शुरू की, खुद उस पार्टी को बनाया और कांग्रेस को से हट के उस कांग्रेस से बाहर गए और उसके बाद ये पार्टी बनाया, उसके बाद वो लगातार सुप्रिया सुले के लिए खड़े रहे हैं और सुप्रिया सुले को वो उस पार्टी का नेता। अब तो उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया है कि हमने आपको नहीं छोड़ा, आपने हमको छोड़ा था, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं, वो तो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका अस्तित्व जो है वो बीजेपी के साथ ही, मुझे लगता है वो अकेले किस तरह से शिवसेना महाराष्ट्र में अपना अस्तित्व बना पाएगी उसको लेकर भी डाउट। दो और खबरें रह गई, जल्दी से हम लोग बात कर लेंगे क्योंकि फिर 2 बजे प्रधानमंत्री का भाषण आप लोग लाइव देखेंगे इंडिया टीवी के ऊपर। पहले तो अरविंद केजरीवाल 4 बजे फैसला आना है उनके ऊपर, 2.5 घंटे के बाद फैसला करने जा रहा है दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट। क्या कह सकता है अदालत? अब ये तो स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या मुश्किल दिखाई दे रही है अरविंद केजरीवाल के लिए? नहीं, देखिए, न्यायालय तो क्या तय करेगा उसको हम लोग न तो समझ सकते हैं न जान सकते हैं, उनके सामने जो चीज़ें होंगी। लेकिन अगर हम सामान्य व्यक्ति के तौर पर देखें, एक पत्रकार के तौर पर, एक ऑब्जर्वर के तौर पर देखें, जिस तरह से ईडी से पूछताछ से अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं, प्रथम दृष्टया ये अदालत के सामने ये मामला जाएगा कि ये हमारी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं तो एक ही रास्ता बचता है, वो ये कि आप गिरफ्तारी के लिए अनुमति दीजिए या पूछताछ के लिए तैयार। क्या करता? मुझे लगता है कि वो वही कहेगा कि पूछताछ तो होनी चाहिए, उससे कैसे वो मना कर सकता है? न्यायालय का काम ये तो है ही नहीं है ना कि एजेंसी किसी से पूछताछ करे या ना करे, गलत कर रही है क्या या वो भाग जाएंगे क्या, तो उस पर भले वो कुछ कह सकते हैं। और मुझे लगता है वो ईडी वो प्ली देगा भी नहीं, ईडी तो ये कहेगा वो जांच में नहीं सहयोग कर रहे हैं, पूछताछ नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो पूछताछ की तारीख तय होगी तो निश्चित तौर पर फिर गिरफ्तारी में जब जाएंगे तब वो बात कहेंगे। वारंट निकलेगा केजरीवाल साहब का? नहीं, मुझे लगता है वारंट नहीं निकलेगा, लेकिन आज कोर्ट जरूर कह सकता है कि आपको पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते। केजरीवाल को निर्देश जरूर दिया जाएगा कि जब आपको ईडी बुलाएगी आपको पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा, और जब ईडी इनवाइट करे पूछताछ के लिए बुलाएगी, बच नहीं सकते, आपको जाना पड़ेगा। इसमें केजरीवाल को किसी तरह की राहत नहीं मिलने वाली है आज। ठीक, एक शॉर्ट कमेंट राहुल जी। बिल्कुल, ये तो बात साफ है कि ईडी ने इतने सारे संबंधी हैं, उसके बाद अब उनके पास जो रास्ता था कोर्ट के जरिए जो है अरविंद केजरीवाल को अपने सामने लाने का, वो अपना रही है, और अरविंद केजरीवाल को उनके सामने जाकर जवाब तो देना ही पड़ेगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, कहानी कुर्सी की में जल्द हाजिर होते हैं आपके सामने। नीतीश कुमार की खबर पर अभी बात नहीं हुई है, नीतीश कुमार दिल्ली में आ रहे हैं, कितनी सीटों पर बात बनेगी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जेडीयू और बीजेपी, इस पर बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं। बिहार पर हम लोग आगे बात करेंगे। 2 बजे मोदी जी को भी अपना भाषण दे रहा है राज्यसभा में, सब देखिए इंडिया टीवी पर। और जल्द लौटते हैं। इंडिया टीवी